हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो दोस्तों आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह करंट अफेयर्स का रिवीजन है और इसमें हमने 1 से 15 अक्टूबर के बीच का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसी को इसमें रिवाइज किया है। दोस्तों अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602319713 और दूसरा नंबर है 8770536009। दोस्तों आप स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। तो दोस्तों आप उसको परचेज कर लीजिएगा, बहुत ही कम प्राइस है। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आंसर है इसका 152वीं जयंती। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। तो इसलिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर यानी जयंती पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लुइस हैमिल्टन कितने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन चुके हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है 100 रेस जीतने वाले। यानी दोस्तों कि जो लुइस हैमिल्टन है उन्होंने 100 फार्मूला 1 रेस जीती हैं और वो फार्मूला 1 के पहले ऐसे ड्राइवर बन गए हैं जिन्होंने 100 रेस जीती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें लुइस हैमिल्टन की तो वह ब्रिटेन के रहने वाले हैं और मर्सिडीज के रेसर हैं। दोस्तों अगर हम बात करें ग्रैंड प्रिक्स की तो वह एक तरह की फार्मूला 1 कार रेस होती है। दोस्तों लुइस हैमिल्टन रूसी ग्रैंड प्रिक्स में जीत के साथ ही 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन चुके हैं। दोस्तों 2021 के जो ग्रैंड प्रिक्स हैं उनके विजेताओं के नाम हम डिस्कस कर लेते हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जैसे ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, ये जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने, और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है डैनियल रिचार्ड ने। डच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने, और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है किसने? लुइस हैमिल्टन ने। दोस्तों आप इसमें स्टार कर लीजिएगा कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? 2021 का लुइस हैमिल्टन ने जीता है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है मैक्स और पेन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसे बनाया गया है? तो आंसर है इसका दोस्तों चाचा चौधरी को। यानी जल संसाधन मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि जो नमामि गंगे कार्यक्रम है उसका शुभंकर किसे बनाया गया है? चाचा चौधरी को बनाया गया है। दोस्तों चाचा चौधरी एक भारतीय कॉमिक बुक का चरित्र है जिसे अपने तेज दिमाग के लिए जाना जाता है। तो यह जो कैरेक्टर था यह बच्चों में और बड़ों में बहुत ही लोकप्रिय रहा है। तो दोस्तों उसको वर्तमान में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर बना दिया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि कॉमिक, ई कॉमिक्स और कार्टून कैरेक्टर वाले जो एनिमेटेड वीडियो होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दोस्तों इस परियोजना के लिए सरकार की अनुमानित बजट राशि जो है वो है 2.26 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य है बच्चों में गंगा और अन्य नदियों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना। अब हम बात करते हैं दोस्तों जल शक्ति मंत्री की। तो वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बोतल बंद पानी पर पाबंदी लगाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों उस राज्य का नाम है सिक्किम। यानी सिक्किम में बोतल बंद पानी पर पाबंदी लगाने की घोषणा की है। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं कौन? प्रेम सिंह तमांग। तो उन्होंने यह ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2022 से सिक्किम में बोतल बंद मिनरल वाटर पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। दोस्तों प्रेम सिंह तमांग का कहना है कि सिक्किम में नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उनकी कोई कमी नहीं है, इसके चलते ताजा और अच्छी क्वालिटी का पेयजल उपलब्ध है, इसलिए बोतल बंद मिनरल वाटर पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म बाड़ा कोलम को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों चावल की एक खास किस्म है बाड़ा कोलम, तो उसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। वह किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर इसका महाराष्ट्र से। दोस्तों महाराष्ट्र के पालघर जिले के बाड़ा में व्यापक रूप से उत्पादित किया जाता है कौन सा चावल? बाड़ा कोलम चावल। तो उसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों बाड़ा कोलम चावल को सामान्य तौर पर जिनी या झिनी चावल के नाम से जाना जाता है और ये अधिकतर महाराष्ट्र में ही पाया जाता है। दोस्तों पालघर के बाड़ा तहसील में मुख्य रूप से उगाया जाता है इसको, और इस चावल का दाना जो है वो सफेद रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में किसके द्वारा डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी को जीता गया है? तो आंसर है इसका एफसी गोवा। यानी फुटबॉल क्लब गोवा ने डूरंड कप 2021 को जीत लिया है। दोस्तों एफसी गोवा ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराकर पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को जीत लिया है।
दोस्तों गोवा के लिए जो विजयी गोल था वो किया था गोवा के कप्तान एडुआर्डो वेडिया ने, तो उन्होंने 105वें मिनट में यह गोल किया था। दोस्तों गोवा को जीत के साथ 40 लाख रुपए मिले हैं, जबकि स्पोर्टिंग को 20 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें डूरंड कप की, तो यह फुटबॉल से रिलेटेड कप है और डूरंड कप प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होता है और यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। सन 1888 में शिमला में भारत में पहली बार फुटबॉल प्रतियोगिता यानी डूरंड कप आयोजित किया गया था। आज भी इस खेल की दुनिया में दूसरी सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। यानी अगर हम बात करें दोस्तों डूरंड कप की, तो यह दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी खेल प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका डेविड जूलियस और अर्देम पेटापाउटियन को। दोस्तों साल 2021 के लिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें अमेरिका के डेविड जूलियस और लेबनान यानी जो अमेरिका के पास ही है उसके अर्देम पेटापाउटियन को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। अब बात आई है दोस्तों कि इन लोगों को क्यों ये पुरस्कार दिया गया है, तो दोनों को तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज करने पर यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों अब हम बात करें कि जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है वह कौन सी संस्था देती है, तो उस संस्था का नाम है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन में है। अगला क्वेश्चन है, मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? यानी मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो आंसर इसका श्रीलंका। यानी मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित हुआ है। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2021 का 8वां संस्करण 4 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर 2021 के बीच में हुआ है। और ये कहाँ हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अम्पारा में स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में, जो कि कहाँ है, श्रीलंका में है। दोस्तों इसका उद्देश्य है, यानी इस अभ्यास का उद्देश्य है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीबी संबंध को बढ़ाना और आतंकवाद रोधी अभियानों में बेहतर प्रक्रियाओं को साझा करना। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास है ये हुआ है श्रीलंका में और यह कौन सा संस्करण था, 8वां संस्करण था। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो आंसर है इसका बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को। तो दोस्तों रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट को और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को। तो दोस्तों रसायन विज्ञान का आपको याद रखना है कि दो लोगों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट को और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को। दोस्तों इन लोगों को क्यों दिया गया है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने एसीमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस पर रिसर्च के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। इन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाने वाले टूल्स का भी निर्माण किया है। तो इन दोनों लोगों को इस खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 1901 से लेकर के 2021 तक अब तक 113 बार 188 लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है और फ्रेडरिक सेंगर ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने अब तक 2 बार केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जीता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में किसी एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर है इसका रोहित शर्मा। दोस्तों रोहित शर्मा आईपीएल के इतिहास में पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं और वो टीम है दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स। यानी रोहित शर्मा ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं और वो ऐसा करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं या आईपीएल में पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों वर्तमान में रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं। बात करें आईपीएल की तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का जो पहला संस्करण हुआ था वो 2008 में खेला गया था और इसमें विजेता टीम कौन थी? राजस्थान रॉयल्स थी। यानी 2008 में जो पहला संस्करण हुआ था उसकी विजेता टीम का नाम क्या था? राजस्थान रॉयल्स। और उप विजेता टीम कौन थी? चेन्नई सुपर किंग्स। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई में खेला गया था जिसमें मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जिम कार्पेट पार्क का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो आंसर है इसका रामगंगा नेशनल पार्क। दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है जिम कार्बेट पार्क, तो उसका नाम क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। इसकी घोषणा किसने की है? केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे ने। तो दोस्तों उन्होंने जिम कार्बेट नेशनल पार्क का दौरा किया था और वहीं पर इन्होंने घोषणा की थी कि अब इसका नाम क्या होगा? रामगंगा नेशनल पार्क होगा। इस दौरान अश्विनी चौबे ने नेशनल पार्क का नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है। दोस्तों साल 1936 में इस पार्क की स्थापना की गई थी। उस समय इस पार्क का नाम हैली नेशनल पार्क हुआ करता था, जो कि संयुक्त प्रांत के गवर्नर मैकलम हैली के नाम पर रखा गया था।
दोस्तों जिम कॉर्बेट के बारे में और भी बातें डिस्कस कर लेते हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थिति की बात करें तो यह रामनगर नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है और 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। तब उसको हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और एक प्रसिद्ध शिकारी रहे हैं जिम कॉर्बेट। तो उनकी मौत के 2 साल बाद 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। दोस्तों जो पार्क है उसका ज्यादातर हिस्सा नैनीताल जिले में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल है 1318.54 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय वन और पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है? अश्विनी कुमार चौबे। ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिमैक्स 21 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो आंसर है इसका जापान। यानी जिमैक्स 21 जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है यह भारत और जापान की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। तो इसके बारे में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। भारत और जापान के बीच 5वां संस्करण हुआ है जिमैक्स का, जो कि 6 से लेकर के 8 अक्टूबर 2021 के बीच हुआ है। अब सवाल उठता है कि दोस्तों जो जिमैक्स 21 है अभ्यास का, यह कहां हुआ है? तो यह हुआ है अरब सागर में। दोस्तों दोनों देशों के बीच पहला नौसेना अभ्यास यानी जिमैक्स का अभ्यास हुआ था साल 2012 में। इसका उद्देश्य है यानी जिमैक्स 21 का मुख्य उद्देश्य समुद्री संचालन में पूरे स्पेक्ट्रम में कई उन्नत अभ्यासों के संचालन के माध्यम से परिचालन प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ विकसित करना और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देना। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा जिससे स्टडीगर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर है इसका अब्दुल राज़क गुरनाह को। दोस्तों साल 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल राज़क गुरनाह को दिया गया है। दोस्तों स्वीडिश एकेडमी ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा है कि अब्दुल राज़क गुरनाह ने अपनी लेखनी के माध्यम से उपनिवेशवाद के प्रभावों संस्कृतियों को लेकर के काफी कुछ लिखा है। दोस्तों उन्होंने शरणार्थियों के भाग्य का निर्धारण करने के लिए अपनी अडिग और करुणामयी लेखनी के माध्यम से दुनिया के दिलों पर राज किया है और दुनिया के दिलों में प्रेम पैदा किया है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर है इसका मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को। किसे दोस्तों? मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को, यानी 2 लोगों को दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। ये दोनों लोग पत्रकार हैं और इन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दिया गया है। याद रखिएगा, जो मारिया रेसा हैं वो फिलीपींस की पत्रकार हैं और जो दमित्री मुरातोव हैं ये रूस के पत्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो आंसर है इसका आरवी मलिमत को। किसे दोस्तों? आरवी मलिमत को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर 8 हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। इसके अलावा 4 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का तबादला भी किया है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि किसको कहां का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। कोलकाता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे राजेश बिंदल, तो उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे प्रकाश श्रीवास्तव, तो उनको कोलकाता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। मेघालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंजीत मोरे को मेघालय हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इसी प्रकार से कर्नाटक हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा को तेलंगाना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे आरबी मलिमत, तो उनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को कर्नाटक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। दोस्तों कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे अरविंद कुमार, तो उनको गुजरात हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ए कुरैशी का राजस्थान हाई कोर्ट में तबादला किया गया है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफी का हिमाचल प्रदेश में तबादला किया गया है और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ए गोस्वामी का छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया है। दोस्तों मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे विश्वनाथ सोमादर, तो उनका तबादला सिक्किम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, एयर इंडिया को किसने लगभग 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा है? यानी हाल ही में एयर इंडिया को खरीद लिया गया है किसके द्वारा? टाटा सन्स के द्वारा, यानी टाटा सन्स के द्वारा एयर इंडिया को खरीद लिया गया है। कितने में? लगभग 18,000 करोड़ रुपए में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के परमाणु बम के जनक
डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है? तो आंसर है इसका पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक थे कौन? डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। अब आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि जो अब्दुल कादिर खान है उनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था, यानी इनका संबंध भारत से है। दोस्तों, उन्हें पाकिस्तान का रक्षक भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ये पाकिस्तान भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आंसर है इसका तमिलनाडु में। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और कन्याकुमारी जो लौंग है वो कन्याकुमारी की पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है। दोस्तों, जो कन्याकुमारी की लौंग है इसका उपयोग मसालों में किया जाता है। इसके अलावा इसका औषधीय गुण भी है। इसका जो तेल है वो काफी सुगंधित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2021 में किन 3 वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है डेविड कार्ड, जोशुआ डू एंग्रेस्ट और गुइडो एम्बेंस्को। दोस्तों, इन तीनों वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, अब क्यों दिया गया है आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे इसको। डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट और गुइडो एम्बेंस ने हमें श्रम बाजार के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है और दिखाया है कि प्राकृतिक प्रयोगों से कारण और प्रभाव के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, उन्हें इस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये तीनों वैज्ञानिक किस देश के हैं। तो डेविड कार्ड, जोशुआ डू एंग्रेस्ट और गुइडो एम्बेंस, ये तीनों जो अर्थशास्त्री है ये अमेरिका से संबंधित हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी संस्था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो संस्था का नाम है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, जो कि स्वीडन में है। दोस्तों, एक एक करके हम सभी नोबेल पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इस साल दिया गया है स्यूकुरो मनाबे और क्लाउस हेसलमैन और जॉर्जियो पॉर्सी को। रसायन विज्ञान का दिया गया है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है डेविड जूलियस और लेबनम पेटापाउटियन को, यानी अर्देम पेटापाउटियम को। दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है अब्दुल राजा गुरनाह को और नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत कब की गई है? आंसर है इसका 11 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत की है। इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि ये क्या है। तो इसरो जो होगा अब वो प्राइवेट सेक्टर को भी मदद करेगा, यानी जो भारतीय अंतरिक्ष संघ बना है उसमें प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि स्पेस में काम करती हैं। तो और जो इसरो है वो एक सरकारी संस्था है, तो इसरो अब प्राइवेट कंपनियों की भी सहायता करेगी स्पेस के क्षेत्र में। अब आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है कि जो भारतीय अंतरिक्ष संघ है इसमें 5 कंपनियां शामिल हैं, यानी 5 कंपनियों ने मिलकर के भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना की है। तो इसमें 5 कंपनियां कौन कौन सी शामिल हैं? लॉर्सन एंड टर्बो, नेल्को, वनवेव, मैप माई इंडिया और बालचंद्र नगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो ये 5 कंपनियों ने मिलकर के भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना की है और इसका उद्घाटन किया है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब क्या होगा दोस्तों कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो इसरो है वो इन 5 कंपनियों की मदद करेगा और ये 5 कंपनियां इसरो की मदद करेंगी। दोस्तों, बात आई है इसरो की, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसका आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसके प्रशासक कौन है? तो वो है अभी वर्तमान में डॉक्टर के शिवान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो आंसर है इसका दिल्ली, यानी दिल्ली में देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम में क्या होगा दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जो कि अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है वो दिल्ली के 10 लड़कों को, यानी जो दिल्ली के स्कूल है उसके 10 छात्रों को वो गोद ले सकता है और उनके एक मेंटर के रूप में कार्य कर सकता है। और दोस्तों, उस मेंटर को काम क्या करना होगा कि एक हफ्ते में उन बच्चों से 10 मिनट बात करनी होगी और उन्हें एडवाइस देनी होगी। दोस्तों, यह है देश के मेंटर कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सोनू सूद को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण बंगाल की खाड़ी में कब से शुरू हुआ है? तो आंसर है इसका दोस्तों 12 अक्टूबर से। तो मालाबार युद्धाभ्यास में कितने देश शामिल हैं? तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। और इसका आयोजन हो रहा है बंगाल की खाड़ी में। कब से कब तक हुआ है? 12 से 15 अक्टूबर के बीच में। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस युद्धाभ्यास में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेना शामिल हो रही हैं।
दोस्तों मालाबार युद्धाभ्यास का पहला चरण 26 से 29 अगस्त के बीच पश्चिमी प्रशांत महासागर में हुआ था और जो अभी हो रहा है यह दूसरा चरण हो रहा है। दोस्तों मालाबार युद्धाभ्यास के दूसरे चरण में अमेरिका की तरफ से परमाणु सक्षक विमान वाहक पोत कार्ल विल्सन को तैनात किया गया है और भारत की तरफ से आईएनएस रणविजय और आईएनएस सतपुड़ा भी शामिल हो रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास के इतिहास की, तो मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास 1992 में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच शुरू हुआ था। 2015 में इसमें जापान भी शामिल हो गया और इसके अलावा पिछले साल ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया। तो इस प्रकार से 4 देश इसमें शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 2022 महिला विश्व कप के लिए किस शुभंकर का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों उसका नाम है इभा, यानी फीफा अंडर 17 2022 का जो महिला विश्व कप है उसके लिए शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? इभा रखा गया है। दोस्तों जो फीफा अंडर 17 2022 महिला विश्व कप है उसका आयोजन भारत में होना है और ये कब से कब तक होगा? तो 2022 में यह 11 से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में होगा। दोस्तों फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए ऑफिशियल तौर पर शुभंकर इभा का अनावरण किया है, यानी इभा का अनावरण किया है। इभा एक एशियाई शेरनी है जो कि महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व कर रही है। दोस्तों इभा का उद्देश्य भारत और दुनिया भर की महिलाओं और लड़कियों को उनकी क्षमता का एहसास कराना है और उनको प्रेरित करना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम फीफा के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों फीफा को हम बोलते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। दोस्तों स्थापना कहाँ हुई थी? तो ध्यान से सुनिएगा, इसकी स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई थी। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। दोस्तों फीफा फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण का निकाय है, यानी जो फीफा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को नियंत्रित करने वाली संस्था है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों उनका नाम है प्रियंक कानूनगो। क्या नाम है? प्रियंक कानूनगो। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? प्रियंक कानूनगो। बात करें हम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो दोस्तों इसका काम क्या होता है? बालकों के अधिकारों को बचाना यानी उनका संरक्षण करना। दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का जो स्थापना थी वो 2000 एनसीपीसीआर अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। कब की गई थी? मार्च 2007 में। दोस्तों यह एक आयोग जो है यह वैधानिक निकाय है और इस समझौते के तहत 0 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करता है। कौन? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। दोस्तों केंद्र सरकार ने प्रियंक कानूनगो को एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है और भारत की तरफ से जो भारत की सरकार है उसकी तरफ से एक गजट जारी किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि जो प्रियंक कानूनगो हैं उनका कार्यकाल 17 अक्टूबर से फिर से शुरू हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इनका कार्यकाल कितने साल के लिए हुआ? तो 3 साल के लिए हुआ है। दोस्तों इसके पहले उन्हें यानी प्रियंक कानूनगो को 2018 में एनसीपीसीआर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी और लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप राजा गुप्ता के माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। इसके अलावा दोस्तों आप स्टडीकर को खबरिया पर फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा वहां पर आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है लाइक करिए, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा हर एक प्लेटफॉर्म पर, जिससे स्टडीकर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।